चलिए, तो यौगिक में क्या होगा, अनुपात निश्चित होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पानी की बात करते हैं तो पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना। तो ये निश्चित है कि हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब आपस में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होगा, जल का। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणु का अनुपात 2:1 होता है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जल के अणु का अनुपात कितना होता है, 2:1। अब देखिए बढ़िया से क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कभी उल्टा पूछता है। क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो पहले क्या पूछा आपको, ऑक्सीजन, तो पहले ऑक्सीजन वाला बोलना है। अभी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछा तो जो पहले पूछेगा आंसर भी पहले वही देंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूछेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोलेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पूछेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बोलेंगे। समझा रे, इसमें अनुपात निश्चित होता है। चीनी क्या है, चीनी एक यौगिक है, चीनी एक यौगिक है, ग्लूकोज एक यौगिक है, जिसका भी तुमको फॉर्मूला पता है ना, अपने दिमाग के लिए समझाते हैं, जिसका तुमको फॉर्मूला पता है वो यौगिक है और 1 से अधिक होना चाहिए। फॉर्मूला तो हमको मान लीजिए मैग्नीशियम को पता है, लेकिन मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg। ये अकेले है, एक साथ में और कोई है, अकेले है। जब ये अकेले है इसका मतलब ये तत्व है, क्या है। लेकिन जिसका आपको संकेत पता है, सूत्र पता है और उसमें 2 गो है तो समझ जाइए उस कैंची है यौगिक। जैसे सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है ना। अब बताइए तो इसमें कौन सी है, सल्फर और ऑक्सीजन है ना। तो 1 है कि 2 गो है, सूत्र भी तुमको पता है 2 गो और सूत्र भी पता है, तो इसका मतलब ये कौन सी होगा, यौगिक। समझा आकाश। हाँ, अगर तुमको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तत्व है कि यौगिक के मिश्रण है, यौगिक है, क्या है, यौगिक। यौगिक ये है पोटासियम, ये हुआ मैग्नीज, ये हुआ ऑक्सीजन। इसका अनुपात निश्चित है 1:1:4, 1:1:4। तो ये एक यौगिक है। जैसे तुमको बोल दिए वायु, वायु क्या है, वायु का तुमको सूत्र क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 होता है ना, लेकिन वायु का कोई सूत्र नहीं होता है। लेकिन हम लोग अपनी आसानी के लिए, हर हमेशा तू कहेगा नहीं कार्बन को वायु में जलाने पर बोलता है ना, लेकिन जलने में हेल्प कौन सी करता है, ऑक्सीजन। इसीलिए वायु के बदले में हम लोग O2 लिख देते हैं, लेकिन वायु का प्रॉपर कोई फॉर्मूला नहीं होता है। समझा, O2 जो होता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है, ना कि वायु का। जबकि वायु में नाइट्रोजन भी होता है, कितना परसेंट, 78%, 78%। और नाइट्रोजन कोई भी चीज को जलने से बचाता है, जलने से बचाता है। ठीक है, चलिए। तो क्या हुआ, अकेले रहेगा, यौगिक क्या रहेगा, 2 गो रहेगा और उसका फॉर्मूला तुम जानते हो। अगर जानते हो तभी। शरबत का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ होता है। शरबत का फॉर्मूला नहीं हुआ तो हो गया ये मिश्रण। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप नहीं जानते हो क्या है, मिश्रण। चीनी पानी का घोल, पानी नमक का घोल, मिश्रण। समझे। नेक्स्ट आइए, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। एक समांगी, एक विषमांगी मिश्रण। कार्बनिक यौगिक पढ़ोगे तो यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक, एक जिस यौगिक में कार्बन की मात्रा हो से कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो से और कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तत्व की बात करेंगे, तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, धातु और धातु और उपधातु। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे धातु कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे अधातु कहते हैं। जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन त्याग करने का भी गुण हो और ग्रहण करने का भी गुण हो उसे कहते हैं उपधातु। ये धातु धातु आपका अलग चैप्टर है, इसीलिए इसको आगे नहीं बताया। जब वहां बताएंगे तो फिर यहाँ तक तो हम पढ़े हुए रहेंगे, आगे आ जाएंगे। इसका भी अलग चैप्टर आपका है, कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें पढ़ा देंगे। नेक्स्ट आइएगा, यहाँ मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होगा, वैसा मिश्रण जिसका हर एक भाग एक समान हो, हर एक भाग एक समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वैसा मिश्रण जिसका हर एक भाग एक समान नहीं हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसको अपनी भाषा में समझिए। कभी दाल बनाए देखे हैं, दाल, दाल, भात, दाल। अच्छा दाल कभी तब पूछू, दाल न
अच्छा घर में जब दाल बनता है मतलब डेगची समझते हो ना, डेगची हड़िया, हाँ डेगची में जब दाल बनता है उससे अगर आप दाल निकालते हैं डब्बू से, तो डब्बू में दाल निकालने से पहले उसको ऐसे करके मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? जब ना दाल निकालेंगे तो ऊपरों से निकालेंगे तो सब क्वालिटी वह निकला, तरों से निकालेंगे तो सब क्वालिटी वह निकला, यही इसीलिए ना। अगर बिना हिलाए हुए निकाल लिए तब खाली पानी आ जाएगा, सिट्टी उसी में रह जाएगा। और फिर बाद में जब निकालते जाएंगे तो तोड़ वाला खाली कौन सी बचेगा, सिट्टी बचेगा। तो पहले वाला में और बाद वाला में अलग है कि सेम गुण है? अलग है ना। उसमें हर एक भाग एक समान, दोनों का हर एक पूरा भाग एक समान है नहीं है ना। पूरा भाग कहाँ एक समान है? पहले निकाले थे पानी, बाद में निकला आपका सिट्टी, तो एक पूरा भाग एक समान नहीं ना है। पूरा भाग जब एक समान हो जाए कब? जब उसको मिलाओगे तब। जब मिला दिए बढ़िया तो हो गया समांगी, हर एक भाग एक समान, हर एक भाग। अब बढ़िया से नहीं मिला है तब बिस्मांगी। अगर मान लीजिए आप घर में गेस्ट आया, ठीक है, और आप गोड़ लागे और आपको रुपया नहीं दिया, मैंने एक बार गया था, आया, खूब सेवा सत्कार तुम किया, अब बाद में गोड़ में लटक ली खूब, लेकिन कतनो बार तो सूच रहा लोक रहा, लेकिन रुपया नहीं दिया। 6 महीना के बाद वो फिर आया, तब की होगा? अभी देखो की होगा। अब की बार तुम चाय शरबत, पहले गर्मी के समय आप शरबत नहीं दोगे, शरबत दिए हो। शरबत हम लोग बनाते कैसे हैं? चीनी में पानी मिलाते हैं या पानी में चीनी मिला के उसको मिक्स करते हैं, पहले बढ़िया से पूरा मिला देते हैं। लेकिन तुम नहीं मिलाए हो, तुम खाली इतना ढोप दिली ओकरा में जाके ले ले। तो जैसे आप उसको दिए हो, वो आदमी पहले पानी जैसे उसको पीना स्टार्ट किया तो उसको लगा पानी है, उसको क्या लगा? क्यों? चीनी कहाँ है? नीचा में है, और पिया ऊपर पे उसको पानी लगा। जैसे जैसे पानी खत्म हो रहा था ऐसे क्या लगा था? मीठा। बाद में कल हाँ चीनी, तो बाहर के ना फेंक के निकाल के आता भोग लगे बाद में। इस शरबत में क्या देखे आप? इस शरबत में हमने देखा कि उसका ऊपर का भाग में मीठापन, नीचे के भाग में क्या है? उस शरबत का हर एक भाग एक समान नहीं है। जब कोई घर में गेस्ट आए, रुपया नहीं दे, तो कौन शरबत पिलाना चाहिए? समांगी की बिस्मांगी? बिस्मांगी ले, है ना। और जब कोई गेस्ट आए, रुपया पैसा खूब दे, मिठाई उठाई भी लेकर आए, उसको कौन मिश्रण देना चाहिए? समांगी मिश्रण। तो अपना घर जाइएगा और जितना कुटुम्ब उटुम्ब है, गेस्ट लोग है, उसको खटाल बना लीजिएगा, समांगी वाला में समांगी वाला लिख दीजिएगा, बिस्मांगी वाला में, ताकि आप घर पर नहीं भी रहे तो कोई आ गया फोन करके पूछ दिया फल नमाए लेके कौन कैटेगरी में है, तुमको तो याद रहेगा नहीं, बोलोगे लिस्ट तुम्हारा खड़े देख लो। लिस्ट देख लेगा। अच्छा पहले कैटेगरी में क्या आने वाला है फलनमा, उसका लिस्ट देख ले कौन कैटेगरी से। फलना कैटेगरी का है तो उसी तरह व्यवस्था करेगा, निम्मक उझेल लेगा, डेरी सब्जी उब्जी में निम्मक उझेल देगा। तो हर एक भाग अगर एक समान हुआ तो समांगी, हर एक भाग एक समान नहीं हुआ तो बिस्मांगी, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। इसके बाद इसका जो टॉपिक है ना अलग चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर है, इसको हम लोग कहते हैं बिलियन। क्या कहते हैं? बिलियन। बिलियन में बिलियन, विलायक, विलय, 3 चीज पढ़ेंगे। इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं, इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो अगला आता है वो आता है आपका द्रवणांक, हिमांक और क्वथनांक। अब देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि तीनों अवस्था में रह सकते हैं। वो दुनिया में क्या पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है? ठोस में भी रह सकता है, द्रव में भी रह सकता है और गैस में भी। उसका नाम है जल। क्या है? जल। जल ठोस में रहता है जिसको कहते हैं बर्फ, जल द्रव में भी रहता है, तो जल द्रव में रहता है कौन सी कहते हैं? पानी कहते हैं ना। जब वो गैस बन जाता है तो वाष्प। तो आपको अगर बोलेगा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रहता है, तो जल। क्या होता है? जल के बारे में एक और अच्छी बात है कि जल का मैक्सिमम घनत्व तो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है?
द्रवणांक, हिमांक और क्वथनांक। द्रवणांक क्या होता है हम लोग पहले समझेंगे उसको। दर्पण, क्वथन और हिमीकरण, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं पीछे से, है ना। गलन, गलन को ही कहते हैं दर्पण। दर्पण कहिए या गलन कहिए, गलनांक कहिए या द्रवणांक कहिए, बात सेम है। द्रवणांक क्या है? द्रवणांक एक ताप है। द्रवणांक एक ताप है और उस ताप पर कोई ठोस किस अवस्था में बदल जाता है? द्रव अवस्था में। जब जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए उस ताप को हम लोग कहते हैं द्रवणांक या गलनांक। द्रवणांक या गलनांक। हिमांक भी क्या होगा? एक ताप ही होगा। हिमांक में क्या होगा? ठोस अवस्था में बदलेगा, द्रव से ठोस अवस्था में बदलेगा। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए उसे कौन सी कहते हैं? हिमांक। क्वथनांक क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाए। पानी का क्वथनांक होता है, बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक नहीं होगा, पानी का हिमांक भी हो सकता है क्योंकि पानी से फिर ठोस बन सकता है। तो पानी से जब गैस बनेगा तो कौन सी होगा? क्वथनांक। पानी से अगर ठोस बनेगा हिमांक। द्रवणांक कैसे हो जाएगा? द्रवणांक तो द्रवणांक माने गलना, तो ठोस से द्रव होगा तो गलेगा। अगर बर्फ से पानी बना, बर्फ से पानी बन गया, हाँ बर्फ, पानी से बर्फ बना हिमांक, पानी से वाष्प बना क्वथनांक। ये तो टॉपिक हो चुका था ना, तो ठीक है। नेक्स्ट समझिए द्रवणांक पर दाब का प्रभाव। किसी वस्तु का कोई द्रवणांक निश्चित होता है। हर एक वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। अब मान लीजिए कोई ठोस है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? निश्चित, कहीं कुछ होगा, तो समझिएगा। और उसके ऊपर जब हम दाब डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, समझिए। अब मान लीजिए कोई ठोस है, क्या है? ठोस है, ठीक है। इसको जब इसका ऊपर हम दाब डालेंगे, इसके ऊपर क्या डालेंगे? दाब डालेंगे, इसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हम लोग का टॉपिक है, ठीक है। समझा सनी? अभी तो टॉपिक हुआ ही नहीं, समझा कैसे तुम? ठोस को जब हम ठोस में जब हम दाब बढ़ाएंगे, ठोस में जब हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने का मतलब समझे ना? हाँ, ठोस का जब हम दाब बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम है कि उसका द्रव्यमांक घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। कोई कोई ठोस ऐसा होता है जब उसका दाब बढ़ाते हैं तो उसका द्रव्यमांक बढ़ जाता है। दोनों चीज होता है, किसी का बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। अब घटता किसका है, बढ़ता किसका है, ये भी टॉपिक है। तो घटता उसी का है जिसका आयतन घटता है। जब ठोस से उसको द्रव में लाते हैं तो उसका आयतन अगर घट गया, आयतन अगर घट गया तो उसका द्रव्यमांक भी क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। ठोस से अगर द्रव में लाए, उसका आयतन अगर बढ़ गया, आयतन अगर बढ़ गया तो उसका द्रव्यमांक भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी समझ में नहीं आया होगा? नहीं आया होगा? हाँ, समझिएगा। आयतन का बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ? घनत्व का कम हो जाना, घनत्व का कम हो जाना। घनत्व जिसका कम होगा वो कहाँ रहेगा? ऊपर। आयतन का बढ़ जाने का मतलब हुआ घनत्व का घट जाना, यही होता है ना। अगर हम मान लीजिए आयतन बढ़ाएंगे, जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा। आयतन ज्यादा का मतलब हुआ ज्यादा जगह छेकता है। आयतन ज्यादा का मतलब ज्यादा जगह छेकता है। जब जो चीज ज्यादा जगह छेकेगा इसका मतलब उसका घनत्व क्या है? कम है। जो कम जगह छेक रहा है उसका घनत्व ज्यादा है। हम बोल रहे हैं आयतन कम, आयतन कम, तो इसका मतलब घनत्व ज्यादा, घनत्व ज्यादा। अब मान लीजिए बर्फ समझिए, हम एक एग्जांपल आपका बर्फ का लेते हैं। किसका? बर्फ का। अगर हम ये बर्फ लेते हैं तो बर्फ को जब बर्फ किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। इसमें तो गलन होगा, होगा ना? गलन किसमें होगा? हाँ, तो ये जब इसको गलन के करेंगे तो ये किस अवस्था में आएगा? द्रव अवस्था में। तो बर्फ को जब हम द्रव अवस्था में लाते हैं तो उसका घनत्व तो बढ़ता है, घटता है? ठोस का घनत्व, बर्फ का घनत्व अधिक होता है कि द्रव का घनत्व अधिक होता है? द्रव का घनत्व अधिक होता है, बर्फ का कम होता है। टॉपिक हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको। जिस वजह से बर्फ पानी में तैरता है,
जिसका घनत्व कम रहता है वो रहता है ऊपर, जिसका घनत्व ज्यादा रहता है वो रहता है नीचे। तो बर्फ का घनत्व रहता है कम, इसीलिए पानी के ऊपर बर्फ तैरता है। ठीक है, पानी का घनत्व रहता है ज्यादा, इसलिए रहता है पानी के पानी रहता है नीचे। तो बर्फ का घनत्व क्या होगा? घनत्व अगर अधिक हुआ तो इसका मतलब आयतन क्या होगा? कम। आयतन होगा कम। घनत्व अगर अधिक हुआ, माने घनत्व अधिक है, इसका मतलब आयतन कम में जगह छेक रहा है। घनत्व अगर अधिक है इसका मतलब कम जगह छेक रहा है। समझे बात? क्या समझे? घनत्व अधिक रहेगा तो आयतन कम होगा। तो बर्फ का घनत्व क्या होता है? अधिक नहीं, कम नहीं होता है। कम रहेगा तब ना ऊपर में तैरेगा। बर्फ का घनत्व क्या होता है? कम। इसका मतलब इसका आयतन होगा अधिक। आयतन होगा अधिक, माने ज्यादा जगह छेकेगा। पानी से ज्यादा जगह छेकेगा कौन चीज? बर्फ। यही कारण है कि पाइप में ठंडी के समय में पाइप में पानी अगर जम जाता है तो पाइप फट जाता है। उसका कारण कौन सी है? पानी जगह छेक रहा था कम, लेकिन पानी से बन गया वो बर्फ। बर्फ जगह छेकेगा ज्यादा, ज्यादा जगह छेकेगा, ज्यादा जगह पाइप में है नहीं, पाइप उतने जगह फिक्स है। जब वो जगह ज्यादा छेकेगा तो क्या होगा? फैलेगा। जैसे ही फैलेगा तो क्या होगा? फट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बर्फ का घनत्व होता है कम, आयतन छेकेगा अधिक। अब द्रव की बात करते हैं। द्रव का घनत्व होगा अधिक और जगह छेकेगा कम, माने आयतन होगा कम। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है। बर्फ किस अवस्था में? ठोस में। और बन गया पानी तो किस अवस्था में हो गया? द्रव अवस्था में। तो ठोस से द्रव अवस्था में गया, ठोस से द्रव अवस्था में गया तो उसका घनत्व क्या हो चुका है? घनत्व अधिक हो चुका है। घनत्व क्या हो चुका है? अधिक। घनत्व जब अधिक हुआ है तो उसका आयतन क्या हो गया? कम। जब उसका आयतन हो गया कम तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? कम। जिसका आयतन कम उसका द्रव्यमान भी कम, जिसका आयतन अधिक उसका द्रव्यमान भी अधिक। यही मेन टॉपिक है। समझ आया? नहीं आया? कुछ कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसको अगर हम ठोस से द्रव अवस्था में डालते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है। कुछ कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसको ठोस से हम द्रव में डालते हैं तो उसका आयतन घट जाता है। किसी का आयतन बढ़ जाता है, किसी का आयतन, जिसका आयतन बढ़ जाएगा उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, जिसका आयतन घट जाएगा उसका द्रव्यमान भी घट जाएगा। समझा? नहीं समझा? समझो, देखो बर्फ से द्रव बना, ठीक है, उसका आयतन बढ़ा घटा, आयतन घट गया, आयतन घट गया ना। अब बर्फ के अंदर जब हम दाब लगाएंगे, बर्फ के अंदर जब दाब लगाएंगे तो उसका गलनांक जो होगा घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। बर्फ को अगर दबा के उसके बाद उसको गर्म करोगे तो जल्दी गल जाएगा, वो जल्दी गल जाएगा। इसका मतलब गलनांक उसका क्या है? कम। जितना जल्दी जो गल गया उसका गलनांक उतना कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसको, जो कि इसका क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान आयतन बढ़ने से बढ़ जाता है, आयतन घटने से घट जाता है। अब देखिए, जब कोई ठोस था किस अवस्था में बदला? जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलेगा तो क्या होगा? या तो आयतन बढ़ेगा या तो आयतन घटेगा। कोई कोई पदार्थ ऐसा होता है जिसका आयतन बढ़ जाता है। जिसका आयतन बढ़ेगा ना तो उसको दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। जिसका आयतन घटेगा उसको दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी घटेगा। यही टॉपिक है, दोनों टॉपिक इसी में आ गया है। गलने या जमने पर आयतन में परिवर्तन या द्रव्यमान पर दाब का प्रभाव, ये दोनों टॉपिक एक ही है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। समझोगे तभी आंसर बना पाओगे, नहीं समझोगे तो आंसर नहीं बना पाओगे, तब टक्कर मारोगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन, सॉरी 70 क्वेश्चन अगर तुम जानता है तो 70 क्वेश्चन रंगने में तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 30 क्वेश्चन तुम नहीं जानता है उसको रंगने में तुमको ज्यादा टाइम लगेगा। तुम सोचोगे ए रंगिए कि बी रंगिए कि सी रंगिए कि डी रंगिए, का चक्कर में तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर करके रखो। जिस पदार्थ को गर्म करने पर, जिस पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा।
जिस पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी घट जाएगा। बर्फ को अगर आपको गलाना हो तो दाब बढ़ाना पड़ेगा कि दाब घटाना पड़ेगा? दाब बढ़ा दीजिए, जल्दी गल जाएगा। ऐसे आपको लगता है झूठ है तो बर्फ को हाथे में जोर से दबा दीजिए, वो गल जाएगा। लोहा को हाथ में दबाइए तो गलेगा। और उसको जितना दबाइएगा ना लोहा को, उतना ज्यादा उसको गलाने में दिक्कत है। जितना उसको फैला के रखिएगा, उसका कण भी जितना दूर रहेगा, उसको गलाना उतना आसान है। लेकिन बर्फ के साथ उल्टा है, बर्फ के साथ उल्टा है। तो जिसके साथ ये उल्टा घटना होता है ना, वो अपने द्रव में नहीं डूबता है, अपने द्रव में नहीं डूबता है। यही कारण है कि बर्फ पानी में नहीं डूबता है। बर्फ पानी में डूबते हुए देखा है? वो नहीं डूबता है। बर्फ पानी में इसलिए नहीं डूबता है कि जैसे वो गलना स्टार्ट किया तो बर्फ का घन तो क्या होता है? कम हो जाता है। पानी का होता है ज्यादा। तो पानी होता है नीचे, बर्फ होता है ऊपर। ठीक है। बर्फ का कितना हिस्सा दिखाई पड़ता है? 1/10 हिस्सा। 9/10 हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता। टाइटैनिक डूबने का मेन कारण यही था। बर्फ का एक कुछ हिस्सा ऊपर था, मेन हिस्सा कहाँ था? नीचे था। आगे धुंध भी था, वो भी कारण था। नेक्स्ट अगला टॉपिक आप लोग का होता है वाष्पीकरण। ये भी ऐसे आप पढ़ चुके हो, ये भी उसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव के ऊपरी सतह का द्रव का वाष्प में बदलना। कौन सी क्या होता है? वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़िए। वाष्पीकरण कौन सी पर इफेक्ट डालता है? पहले तो वाष्पीकरण से क्वेश्चन आप लोग बताइए कि वाष्पीकरण द्रव के किस सतह से होता है? ऊपरी सतह से। द्रव के जिसका ऊपरी सतह होगा, जिसका ऊपरी सतह होगा उसी में वाष्पीकरण होगा। तो गैस में वाष्पीकरण होता है? क्यों? गैस में सतह ये नहीं होता है, गैस में सतह नहीं होता है। ठीक है। तो किस में होता है? द्रव में। तो वाष्पीकरण क्रिया किस में होती है? द्रव में होती है। और द्रव की किस सतह से होती है? ऊपरी सतह से होती है। अब वाष्पीकरण को कौन कौन इफेक्ट डालता है? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। पहला पॉइंट समझिए, अगर वायु दाब बढ़ा देंगे, द्रव के ऊपरी सतह का वायु दाब बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण क्रिया क्या होगी? वायु दाब बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? वायु दाब की बात हम किए हैं, ना कि हम दाब की बात किए हैं। वायु दाब बढ़ाने का मतलब है कि उसके आसपास वायु की मात्रा बढ़ जाएगी। जिस पदार्थ का हम वाष्पीकरण कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा द्रव है, ये हमारा वही कॉन्सेप्ट समझो, दिमाग में बैठ जाएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ये हमारा मान लीजिए द्रव है, इसके ऊपर उसके ऊपर में जितना वायु होगा, वायु के द्वारा लगने वाला दाब क्या होगा? वायु दाब होगा। अगर वायु यहाँ कम होगा, वायु यहाँ कम होगा, तो इस वायु को गर्म करना क्या है? आसान है। वायु को गर्म करेंगे, वायु कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से वाष्पीकरण क्रिया होने लगेगा ना। लेकिन हम वायु की मात्रा यहाँ बढ़ा देंगे तो उसको गर्म होने में टाइम लगेगा ना। तो वाष्पीकरण क्रिया होने क्या होगा? धीरे हो जाएगा, बढ़ जाएगा? धीरे हो जाएगा। तो जब किसी पदार्थ के, किसी द्रव के ऊपरी सतह पर वायु दाब की मात्रा बढ़ जाए, वायु दाब की मात्रा बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की क्रिया धीमी हो जाती है। वायु दाब की मात्रा घट जाए, वाष्पीकरण क्रिया अधिक हो जाती है। नेक्स्ट, ताप। वस्तु की ताप अगर बढ़ा दें तो वाष्पीकरण क्रिया तेज हो जाती है। ताप अगर घटा दें घट जाएगी। क्लियर हुआ? और कोई टॉपिक? क्षेत्रफल समझो, एक और क्षेत्रफल में भी होता है। किसी वस्तु का क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए एक बड़ा वस्तु है, एक इतना बड़ा वस्तु है और इसके ऊपर पानी है। एक छोटा वस्तु है, एक इतने बड़ा वस्तु है, इसमें पानी है, तो किस में वाष्पीकरण क्रिया तेजी से होगा? छोटा वाला में। गलत जवाब है। कटोरा में कोई चीज को परत से खाइए, थाली में परत से खाइए, जल्दी कौन ठंडाएगा? थाली वाला। उसका हर एक सतह से वाष्पीकरण क्रिया होगा। इसमें तो इतने क्वेश्चन होगा, इससे निकलेगा नीचा वाला और देगा, ले हमरो पास है तो ले। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं उष्मा में कि ये जैसे ये ठंडा होगा तो नीचा वाला तो गर्म होगा ना। नीचा वाला इसको उष्मा देगा ना। कब तक देगा? जब तक पूरा ठंडा नहीं हो जाता। इसमें क्या होगा? आइजो से वाष्पीकरण होगा, आइजो से होगा, हर जगह से होगा। तो नीचा वाला कितना दे पाएगा? तो ये जल्दी ना होगा ठंडा। तो यही कारण होता है कि कोई चीज को अगर ठंडा करना हो
तो बड़का चीज में उसको रख दीजिए, जल्दी ठंडा हो जाएगा। छोटका में रख दीजिएगा, ठंडा होने में टाइम लगेगा। इसीलिए घर और में कभी खाने उन्ने वाला अच्छा चीज बना हो, घर में खीर उड़ बना हो और गरम गरम देने की बारी आ जाए, 5-6 बहन बैठी हो साथ में, लड़का में तो ऐसा नहीं करता है। तो आप लोग कैसे खाओगे, कौन चीज में? ना कोशिश करो कठोरता हो जाए तो बढ़िया है। उसमें परस लो, एक बिछा दो, जल्दी ठंडा जाएगा, दोनों हाथ से एकदम शुरू कर दो। तो हाँ, ये वहाँ चलता है, बहुत आदमी को देखे हम ऐसे करते हुए ना। तो के ना जान लो तब देख ले तब। यहाँ कठोरता चले, लेकिन वहाँ लाइट चले। लाइट के बाद क्या करके भोज में तो पौधे में देता, लाइट में, लाइट में नहीं। हाँ देखा नहीं, देखला के बाद जो आदमी, देखो होता क्या है कि जब किसी आदमी के बारे में हम कुछ बात बोलते हैं, अगर 20 आदमी है तो कम से कम 3-4 आदमी ऐसे होते हैं जो उस बात को विश्वास नहीं करते, उसको लगता है कि हो ये बात झूठे है। तो ये सबूत मांगे छो, अगर सबूत दे देवे, 4 आदमी सोचे केना नहीं होता, वो न मान लेता बात, ऊपर से वीडियो देखता आदमी अलग। इसलिए सबूत नहीं मांगो। यहाँ तक उसको दिक्कत है, जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा वाष्पीकरण क्रिया उतनी अधिक तेजी से होगा। तो कभी भी कपड़ा जब फैलाते हैं, घर में सुखाते हैं, तो कपड़ा जितना पसारिएगा ना, वो कपड़ा जल्दी सूखेगा, ठीक है। और होशियार आदमी क्या होगा, सनी रंग का आदमी क्या करते, कपड़े के ऊपर 10 कपड़ा डाल देते, एक के जल्दी सूख जाते ना, एक के जगह ज्यादा रोशनी आएगा क्या, और कराइए सर। उसको अगर शर्ट अगर आपका है और तुमको सुखाना है तो क्या करोगे, फाड़ दोगे उसको, फाड़ के उसको बिल्कुल लंबा कर दोगे, कितना टुकड़ा कर सकता है, उसके बाद उसको बिछा दोगे, तुरंत सूख जाएगा। तो कुल मिला के बात समझे, यहाँ तक मैं किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये दरनांग बोला, अच्छा तो क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब देते जाना, ठीक है। ठोस को हम लोग द्रव अवस्था में बदलते हैं तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है, या तो बढ़ जाएगा या तो किसी पदार्थ का बढ़ जाता है, किसी पदार्थ का घट जाता है। तुमको कैसे पता चला कि इसका बढ़ेगा घटेगा, कैसे पता चलेगा बिना कुछ किए हुए? जैसे हम बोल दिए कि इस पदार्थ का है ना पीएच मान 7 से कम है, तो बिना खाए हुए तुम बता दो खट्टा लगेगा, क्योंकि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो खट्टा होता है। अगर हम बोल दिए कि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, तुम बता दोगे तीखा है। इसका पीएच मान बोल देंगे 7 है, तुम समझ जाओगे इसका कोई स्वाद नहीं है। बिना देखे खाए हुए तुम जवाब दे दिया ना। तो वही टॉपिक यहाँ पे है कि बिना हम गर्म किए हुए कैसे पता करेंगे कि इसको गर्म करेंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा घटेगा। इसके लिए उसको हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दाब के बारे में पढ़ेंगे, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे कि जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो अपने द्रव में तैरता है कि डूब जाता है। अगर तैरता है तो इसका मतलब घनत्व कम हो रहा है। घनत्व क्या हो रहा है? जब घनत्व कम होगा तो इसका मतलब आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। और जब घनत्व अधिक हो जाएगा आयतन कम जाएगा। आयतन क्या होगा? कम जाएगा। समझे? यही टॉपिक है। किस पदार्थ, आपको कह दिए कि एक पदार्थ ऐसा है जिसको गर्म करने पर ना उसका आयतन घट जाता है, आयतन घट जाता है। तो दाब बढ़ाने पर उसे गलनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। आयतन घट गया, गलनांक में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही टॉपिक था, यही तुमको पूरा बात बता देगा ऊपर में। वह एक पदार्थ ऐसा है जिसको गर्म करने पर उसका आयतन में वृद्धि होता है, आयतन में वृद्धि होता है। आयतन में वृद्धि हो रहा है इसका मतलब उसको ठंडा, उसको उसका दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आयतन में वृद्धि हो रहा है तो बढ़ जाएगा, आयतन में वृद्धि होगा तो बढ़ जाएगा। समझे? नेचुरली गुण ये है कि अगर पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए, उसका आयतन बढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए ये लोहा इतना बड़ा है लेकिन इसको पिघलाएंगे तो इतने में ज्यादा जाएगा, क्योंकि इसका जो ऊंचाई है वो कौन सी बदल जाएगा? लंबाई में बदल जाएगा, बदलेगा ना, ज्यादा छिकेगा। लेकिन ऐसा किसी किसी पदार्थ में होता नहीं, जैसे ढलवा लोहा। कौन लोहा?
ढलवा लोहा में ऐसा नहीं होता है। ढलवा लोहा को भी आप गर्म कीजिएगा ना तो वो अपने लिक्विड में तैरेगा, बर्फ की तरह, बर्फ की, समझे? हाँ, मैंने अपने द्रव में, जैसे बर्फ को गर्म कर रहे थे तो बर्फ अपने द्रव में तैर रहा था ना, वैसे ढलवा लोहा को गर्म कीजिएगा तो अपने द्रव में क्या करेगा, वो तैरेगा। समझे? तो यही टॉपिक था आपका, बोलिए। समझ गए? समझ गए तो बंद कर दीजिए।